अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली। फर्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट करेक्टरिस्टिक करेक्टराइज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द मार्केट स्ट्रक्चर। तो ये जो assumptions, ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है फॉर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो ऑप्शन जो सी है मैनी सेलर एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। जैसा कि हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ये दोनों करेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म हैव ए डिग्री ऑफ मार्केट पावर बिकॉज, यानी कि कुछ उसमें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है फर्म के अंदर मार्केट पावर होती है, यानी कि प्राइस सेट करने की पावर होती है। उसकी रीजंस क्या है कि आपकी जो प्रोडक्ट है डिफरेंशिएटेड होती है दूसरों से, और किसी हद तक जो फर्म है उसके पास मोनोपोली पावर होती है। तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें वो कहता है बैरियर्स नहीं होते, फर्म आर प्राइस टेकर। 100% ना ही प्राइस टेकर होती है ना ही प्राइस मेकर होती है। प्रोडक्ट्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, बल्कि वो सब्स्टिट्यूट डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होती हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होती। फर्म्स इंगेज इन नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि यहाँ जो कंपटीशन होता है वो प्राइस का नहीं होता, बल्कि आप एडवर्टीजमेंट के जरिए स्टाइल चेंज करने के कर कर अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। What what is a common strategy used by a firm in a monopolistic competition to differentiate their products? क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट इंक्रीज करते हैं और अपना स्टाइल ब्रांडिंग इस पर फोकस कर कर अपनी सेल को बढ़ाते हैं। तो चौथी जो हमारे पास एमसीक्यूज है उसका सी ऑप्शन करेक्ट है। इन द लॉन्ग रन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म टेंड टू, लॉन्ग रन के अंदर फर्म्स, जैसा कि हमने देखा कि शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन तीनों मॉडल्स में सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिमांड कर्व फॉर ए फर्म इन ए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डाउनवर्ड स्लोप होता है, और ए आर और एम आर इसमें डिफरेंट होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सेस कैपेसिटी रेफर टू, एक्सेस कैपेसिटी रेफर टू का मतलब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और परफेक्ट कंपटीशन का जब मैंने कंपैरिजन पढ़ाया तो मैंने बताया कि हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो इसकी एक्सेस कैपेसिटी वाला पोर्शन है उधर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी फुल कैपेसिटी है उससे थोड़ा बिलो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। Which of the following is a real world example of market that exhibits monopolistic competition? यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को शो करता है, जो हमारे फैमिली स्मॉल फैमिली ओन रेस्टोरेंट हैं वो बहुत सारे होते हैं हर सिटी में, हर मार्केट ग्रुप के अंदर। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। व्हाट करेक्टराइज ए नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है कि फर्म्स का आपस में क्लूजन नहीं होता, वो फर्म्स compete करती हैं अग्रेसिवली, यानी कि अपनी अग्रेसिव का मतलब ये है कि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होती हैं। अटैकिंग होता है बिहेवियर्स यानी कि उनका। इन ए नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली फर्म टिपिकली इंगेज इन, ज्यादातर जो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है उसमें हमने देखा कि क्वांटिटी वार होती है, प्राइस वार होती है। तो इधर हमारे पास क्योंकि प्राइस वार का जो है ऑप्शन है, तो इस वजह से इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जी जैसा कि हमें पता है कि जब क्लूसिव ओलिगोपोली को हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें बैरियर्स हाई होते हैं। प्रोडक्ट मैंने पहले भी बताया था कि आइडेंटिकल भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है। ठीक हो गया, यानी कि प्योर ओलिगोपोली भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली भी हो सकती है। तो 11वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। इन ए नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली फर्म ऑफन यूज ए tactics such as advertising, branding, and product differentiation too. क्या करते हैं अगर ओलिगोपोलिस्ट एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं, इनका मकसद ये होता है कि कंपटीशन मार्केट को गेन करना और नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, लाइक जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। Which price strategy is commonly observed in non-inclusive oligopoly, where one firm
सेट्स इट्स प्राइस फर्स्ट एंड अदर फॉलो। ठीक है। अब जो चैम्बेरलियन मॉडल था उसमें हमने देखा नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर ये जो लीडर फर्म थी या सोफिस्टिकेटेड फर्म थी उसने अपनी प्राइस सेट की और दूसरों ने उसको क्या किया, फॉलो किया। और इसी तरह स्ट्रेगलबर्ग में एक फर्म ने, जो लीडर फर्म थी, उसने अपनी क्वांटिटी सेट की, दूसरे ने उसे क्या किया, फॉलो किया। अब वो यही पूछ रहा है कि वेयर वन फर्म सेट्स इट्स प्राइस एंड अदर फॉलो, और अदर क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है। स्ट्रेगलबर्ग में क्वांटिटी में ऐसा होता है और चैम्पेलियन में प्राइस में ऐसा होता है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फर्म इन ए नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली? उसमें प्राइमरी गोल क्या होता है? जो हम देखते हैं नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली में, हर फर्म अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज कर रही होती है। तो मैक्सिमाइज कंज्यूमर वेलफेयर नहीं होता, अचीविंग परफेक्ट कंपटीशन ये भी नहीं होता, बल्कि हर फर्म्स की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच मार्केट स्ट्रक्चर क्लोजली रिजेंबल्स ए नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली? क्या अब ये जो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है ये किसके ज्यादा करीब है? तो जाहिर सी बात है ये जो ओलिगोपोली विद क्लूजन है उसके ज्यादा करीब है, क्योंकि इसमें भी फ्यू फॉर्म्स होती हैं, उसमें भी फ्यू फॉर्म्स होती हैं। और जो नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली है उसके तीन मॉडल्स के अंदर हमने देखा कि कोई कंपटीशन नहीं होता। कॉर्नेट और स्टेगलबर्ग के अंदर कंपटीशन होता है, बट जो स्टेगलबर्ग है और चैम्पेलियन मॉडल है और स्वीजी का मॉडल है उसके अंदर कोई प्राइस वार या कंपटीशन देखने में नहीं आता। इस वजह से फ्यू फर्म्स होती हैं, तो वो क्लूसिव ओलिगोपोली के ज्यादा करीब हो गए। व्हाट डज द टर्म किंग डिमांड कर्व रेफर टू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली? अब जो किंग डिमांड कर्व है वो क्या शो कर रहा होता है? वो ये शो कर रहा होता है कि डिमांड कर्व है उसमें सडन एक किंग बना और उसकी स्लोप क्या हो गई, चेंज हो गई, और जहां पर वो चेंज हुआ है वही उसकी क्या हो गई, प्राइस हो गई। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नॉन प्राइस कंपटीशन इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली primarily involve, जो नॉन प्राइस कंपटीशन इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली, अगर आपका जाहिर सी बात है प्राइस में कंपटीशन नहीं है, प्राइस आपकी स्टिकी हुई हुई है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फर्म्स कंपीटिंग करेंगी बेस ऑन अदर फैक्टर देन प्राइस। यानी नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है कि आप प्राइस तो चेंज नहीं कर सकते, आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है, फिर आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, तो इस तरह के आप चीजें करेंगे। तो जो 17 है एमसीक्यूज, उसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द कॉर्नर मॉडल इज मैथमेटिकल मॉडल यूज्ड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फर्म इन ओलिगोपोली। इन द कॉर्नेट मॉडल द फर्म साइमल्टेनियसली डिसाइड, ठीक है, वो अपनी क्वांटिटी को डिसाइड कर रहे होते हैं 19 में। इन द कॉर्नेट मॉडल ईच फर्म चूज इट्स क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, हर फर्म अपनी आउटपुट को चूज करती है ताकि उसका अपना प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, गिवन द क्वांटिटी प्रोड्यूस बाय अदर फर्म। यानी कि और ये अज्यूम करती है कि जो अदर फर्म्स है उसकी क्वांटिटी गिवन है, यानी कि सेम रहेगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द कॉर्नेट इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल। हाँ जी, इसमें जो नॉन ऑक्लूसिव ओलिगोपोली है, बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने पहले बताया था कि जो क्लूसिव ओलिगोपोली है इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं, आइडेंटिकल भी और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, बट जो कॉर्नेट मॉडल है उसने एज्यूम किया हुआ है कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होगी तो उसको मैंने कहा था कि ये प्योर ओलिगोपोली है, और अगर डिफरेंट है प्रोडक्ट्स तो उसे डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली का नाम देते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द कॉर्नेट इक्विलिब्रियम ईच फर्म, जब कॉर्नेट इक्विलिब्रियम आता है जहाँ पर रिएक्शन कर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर हर फर्म्स का प्रॉफिट क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, बट इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होता। तो जो 22 क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। द कॉर्नेट मॉडल एज्यूम द फर्म हैव ए परफेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि वो ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमें अपनी मार्केट जो डिमांड कर्व है उसका मुकम्मल मालूम है। यानी कि जिस तरह की मैंने बताया था कि टोटल डिमांड कितनी है, 200 है, और पहली फर्म्स ये एज्यूम करती है कि मैं इसका 100 सप्लाई करूंगी, हाफ सप्लाई करूंगी और अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगी। यानी कि अगर उन परफेक्ट इंफॉर्मेशन है उनके पास, ठीक हो गया। इसी वजह से वो टोटल मार्केट का हाफ सप्लाई कर रहे हैं।
एज अ नंबर ऑफ फर्म कॉर्नर ऑलिगोपली इंक्रीज। अच्छा, 23 MCQs का अगर ये देखा जाए कि अगर नए बिहेवियर्स वाली एजम्पशंस को हम लें, तो फिर इधर ये परफेक्ट जो MCQ जो है ऑप्शंस, वो इनवैलिड हो जाएगा अगर नए बिहेवियर्स को हम इसमें देखते हैं। एज द नंबर ऑफ फर्म्स इन ए कॉर्नर ऑलिगोपली इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम ये देखते हैं कि ए नंबर ऑफ फर्म्स इन कॉर्नर ऑलिगोपली इंक्रीज द इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज। यानी कि जैसे अगर वो कहता है कि नंबर ऑफ फर्म्स कॉर्नर इक्विलिब्रियम में बढ़ जाएंगी, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था इसका, फार्मूला क्या था, N/1 + N, यानी कि टोटल मार्केट का कितना शेयर्स किया, सप्लाई किया। तो जितनी ज्यादा फर्म्स होगी उतना ज्यादा शेयर जाएगा, और जितना ज्यादा शेयर होगा क्वांटिटी ज्यादा होगी, और प्राइसेस भी क्या होती चली जाएंगी, डिक्रीज होती चली जाएंगी। इन द कॉर्नेट मॉडल द फर्म हैव आइडेंटिकल कॉस्ट स्ट्रक्चर, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय ईच फर्म इज इक्वल फॉर ऑल फर्म। यानी कि हमने देखा कि जब फर्म्स सप्लाई कर रही थी, तो जहां पर उनका इक्विलिब्रियम आता था तो दोनों फर्म्स की क्वांटिटी बिल्कुल सेम हो जाती थी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि हर फर्म्स इक्वल शेयर करेगी। द कॉर्नेट मॉडल अज्यूम दैट फर्म compete इन टर्म ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस। जो इनका कंपटीशन होता था वो क्वांटिटी में होता था। ए फर्म अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज करती थी और बी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करती थी। एक पॉइंट ऐसा आता था जहां पर ये आपस में बराबर हो जाती थी। द कॉर्नेट मॉडल इज ऑफन यूज्ड टू एनालाइज द इंडस्ट्री वेयर फर्म प्रोड्यूस होमोजेनियस या आइडेंटिकल प्रोडक्शन। अब आ जाते हैं स्टेगलबर्ग मॉडल इज स्ट्रेटेजिक मॉडल टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फर्म इन। अब जो स्टेगलबर्ग मॉडल है, इसमें हमने जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको जीरो एज्यूम नहीं किया हुआ। ठीक है। तो और इसमें जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ओलिगोपली है इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं और आइडेंटिकल भी हो सकती हैं। अब इसमें ये क्या कह रहा है 28 में, स्ट्रगलबर्ग मॉडल इज अ स्ट्रेटेजिक मॉडल यूज्ड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ फर्म इन नॉन क्लूसिव ओलिगोपली। यानी कि ये जो स्ट्रगलबर्ग मॉडल है, इसका ताल्लुक किससे है, नॉन क्लूसिव ओलिगोपली से है। इन द स्ट्रगलबर्ग मॉडल फर्म सिक्वेंशियल डिसीजन रिगार्डिंग, जो सीक्वेंस से वो डिसीजन लेते हैं स्ट्रैगलबर्ग। फर्म में एक सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस का मतलब ये है कि एक है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट मॉडल के अंदर देखा कि एक फर्म कंटिन्यूसली अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही है और एक को डिक्रीज कर रही है। वो जब तक करते रहेंगे जब तक वो इक्विलिब्रियम में हर फर्म्स नहीं आ जाती। अब इस सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि इसमें दो पोर्शंस हैं। एक में उनकी वार हुई है और उसके बाद फिर वो किसी ना किसी डिसीजन पर पहुंच गए हैं, और उसमें से एक फर्म सोफिस्टिकेटेड या लीडर बन गई और दूसरी क्या बन जाएगी, फॉलोअर बन जाएगी। तो 20वां जो क्वेश्चन है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हम क्वांटिटीज को देख रहे होते हैं। इन द स्टेगलबर्ग मॉडल द फर्स्ट मूवर फर्म इज नोन एज। स्टेगलबर्ग मॉडल के अंदर जो फर्स्ट मूवर होती है, जो डिसीजन लेती है कि मैं इतना प्रोड्यूस करेंगे और दूसरा फर्म्स इतना प्रोड्यूस करेगी, उसे हम लीडर या सोफिस्टिकेटेड फर्म्स कहते हैं। द कॉर्नेट मॉडल अज्यूम दैट फर्म हैव नो परफेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जो ऊपर वाला एमसीक्यूज था उसमें हमने ये मानकर चले कि जो वो है डिमांड है उसके बारे में, मार्केट डिमांड के बारे में हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। बट जो बिहेवियर्स होता है फर्म्स का, इसने पिछले टाइम पीरियड में क्या रिएक्ट किया था, उसको हम कहते हैं कि वो हमें नहीं पता कि इन्होंने प्रीवियस पीरियड था उसमें क्या किया था। तो इसको एमसीक्यूज को जरा करेक्ट होने की जरूरत है। ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर आप इसमें परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपने लगाया है तो वो भी ठीक है, नॉन परफेक्ट लगाया तो वो भी ठीक है। स्टेगलबर्ग इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें आइडेंटिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। नहीं, स्टेगलबर्ग इक्विलिब्रियम कैरेक्टराइज्ड बाय फर्म
प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटी, हाँ जी। जो स्टेगलबर्ग का जो इक्विलिब्रियम है उसमें जो लीडर फर्म है वो ज्यादा सप्लाई कर रही होती है, और जो फॉलोअर फर्म है वो कम सप्लाई कर रही होती है, तो फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटीज, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द स्टेगलबर्ग इक्विलिब्रियम द लीडर क्वांटिटी इज डिटरमाइंड बाय, जो लीडर की क्वांटिटी कहाँ डिटरमाइंड होती है, जहां पर उसका अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, बट वो क्वांटिटी वहां डिटरमाइंड करती है दूसरे फर्म्स के रिएक्शन कर्व्स को भी वो अकाउंट्स में लाती है, यानी कि उसको भी कंसीडर करती है। हमने देखा जहां पर स्टेगलबर्ग के आइसो प्रॉफिट कर्व ने दूसरी फर्म्स के रिएक्शन कर्व के साथ इंटरसेक्ट बनाया, तो वहां पर इक्विलिब्रियम था। स्टेगलबर्ग मॉडल एज्यूम दैट द फर्म हैव ए परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसके लिए करेक्ट है, ठीक हो गया, क्योंकि इनके में जो नए बिहेवियर वाली है वो assumptions भी रिलैक्स हो गई, मार्केट की डिमांड का भी इनको पता है। एज अ लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप इन ए स्टेगलबर्ग मॉडल इज रिवर्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्रॉफिट विल। अच्छा जी, अगर जो उनका जो अ, जो लीडर फॉर्म है वो फॉलोअर बन जाए और जो फॉलोअर है वो लीडर बन जाए, तो जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। जब मैंने डायग्राम बनाई थी, एक दफा ए फर्म को लीडर बनाया था, दूसरी दफा बी फर्म को। अगर ए फर्म लीडर है तो वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी और फॉलोअर कम कर रही थी, और अगर बी लीडर है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट है। इन द स्टिकलबर्ग मॉडल, when firm have an identical cost structure, the equivalent quantity produced by the leader is typically, अगर वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, आइडेंटिकल कॉस्ट है, यानी कि प्रोडक्ट नहीं है, आइडेंटिकल कॉस्ट है, यानी कि सेम कॉस्ट है, तो अब ये पहले भी बात हो चुकी है कि जो फॉलोअर होता है उसकी क्वांटिटी कम होती है और लीडर की क्वांटिटी क्या होती है, ग्रेटर होती है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द स्ट्रिगलबर्ग मॉडल अज्यूम्स दैट फर्म compete इन टर्म ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, ये ऊपर भी हो चुका है ऑप्शन एमसीक्यूज। Stekelberg Stekelberg model is often used to analyze industry where firm produce, इसमें homogeneous भी आ सकता है और differentiated products भी आ सकता है, तो both are possible. The Bertrand model is strategic model used to analyze the behavior of firm in non-conclusive oligopoly का model है। In Bertrand model, firms make strategic decision regarding only price, यानी कि Bertrand के अंदर जो policy variable होता है वो हमारा price होता है। In Bertrand model, the firm simultaneously set their, क्योंकि policy variable है, price है, तो ये अपनी prices को set कर रहे होते हैं। The Bertrand equilibrium is characterized by firm producing identical quantities, ठीक है, आइडेंटिकल क्वांटिटी का मतलब यानी कि सेम क्वांटिटी, जहां पर बर्ट्रैंड का इक्विलिब्रियम होगा जहां पर दोनों रिएक्शन कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इन द बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम ईच फर्म प्राइस इज टिपिकली सेट बाय मैक्सिमाइज इट्स ऑन प्रॉफिट, यानी कि कॉर्नेट मॉडल और बर्ट्रैंड मॉडल में हमने ये पढ़ा कि फर्म्स जहां पर इक्विलिब्रियम्स में आती हैं वहां पर वो अपना ऑन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही होती हैं, अपनी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहा होता, यानी कि जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व बना था वहां पर एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ज्यादा प्रॉफिट होता है। इन द बर्ट्रैंड मॉडल, if firm have a identical cost, what's price is typically set in the equilibrium। हाँ जी, बर्ट्रैंड में हम ये पॉसिबल अज्यूम करते हैं कि जो मार्जिनल कॉस्ट है ना वो पॉजिटिव है, अगर मार्जिनल कॉस्ट इधर नेगेटिव जीरो हो जाए तो प्राइस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो और इकोनॉमिक्स में प्राइस जीरो का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि फ्री में कोई गुड्स आपको नहीं मिलती, तो इस वजह से हमने यहाँ ये अज्यूम किया है कि जो जैसे हमने कॉर्नर मॉडल में अज्यूम कर लिया था कि मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, तो यहाँ हम ये अज्यूम नहीं करेंगे। व्हाट इज द की assumption ऑफ द बर्ट्रैंड मॉडल दैट लीड टू इंटेंस प्राइस कंपटीशन। फर्म प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स भी हो सकता है और आइडेंटिकल गुड्स भी हो सकता है, तो इसके भी दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं, क्योंकि नॉन क्लूसिव ओलिगोपोली के अंदर हमारे पास दोनों तरह की प्रोडक्ट होती हैं। In the Bertrand model, if firm have a differentiated product and set price below their cost, अगर बर्ट्रैंड मॉडल के अंदर जैसे कि हमने पता कि प्राइस वेरिएबल होता है, प्राइस पॉलिसी वेरिएबल होता है, अगर आप प्राइस को आप कम करेंगे तो दूसरी फर्म्स भी प्राइस को कम करेगी और प्राइस वार स्टार्ट हो जाएगी। इन द स्टेगलबर्ग मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, व्हाट इज द रिएक्शन कर्व ऑफ फॉलोअर फर्म। अच्छा, अब वो स्टेगलबर्ग में पूछ रहा है कि रिएक्शन कर्व कैसे बनता है,
तो रिएक्शन कर्व क्या होता है कि डिफरेंट मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं एक रेलिवेंट फर्म्स के, जिनको ज्वाइंट करने से हमारे पास एक कर्व होता है जिसको हम रिएक्शन कर्व कहते हैं। तो वो कहता है इन द स्टेगलबर्ग मॉडल of the oligopoly, what is the reaction curve of follower firm? It shows the follower profit maximize quantity for various prices set by the leader। तो ए ऑप्शन इसका जो रिएक्शन जो हमारे पास कर्व है उसकी डेफिनेशन को शो कर रहा है। What does an isoprofit curve represent in the Stackelberg? Isoprofits की डेफिनेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लीडर फर्म और फॉलोअर फर्म्स की क्वांटिटी के, ठीक हो गया, जिसके ऊपर फर्म्स का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। When the leader firm is in the Stackelberg model shift to higher ISO profit, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो प्रॉफिट है हायर आइसो प्रॉफिट क्या शो कर रहा होता है, लेस प्रॉफिट को शो कर रहा होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इन द स्टेगलबर्ग मॉडल हाउ डज द शेप ऑफ फॉलोअर रिएक्शन कर्व टिपिकली अपेयर। तो जो आइसो प्रॉफिट की जो शेप होती है वो कनकेव टू एक्सिस होती है और वो नॉन लीनियर होती है। इन द स्टेगलबर्ग मॉडल द लीडर फर्म टिपिकली हैज एन एडवांटेज इन टर्म ऑफ क्वांटिटी सेटिंग प्राइसेस, यानी कि स्टेगलबर्ग में हम हमारा जो पॉलिसी वेरिएबल है वो क्वांटिटी होता है। What is the primary difference between Stegelberg and Cornet models of the oligopoly? The Stegelberg model involves a sequential decision making। sequential यानी कि आप उसमें आपने दो वो बनाए हुए हैं पोर्शन, जिसके अंदर आप को कुछ टाइम मिल जाता है, यानी कि कुछ सीक्वेंस होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, और आप इस पास्ट बिहेवियर से लर्न कर जाते हैं। बट जो कॉर्नेट मॉडल है वो साइमल्टेनियसली है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, और जब तक वो प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तब तक जो फर्म्स है वो अपना ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइज ना कर ले। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। इन द बर्ट्रैंड मॉडल ऑफ ओलिगोपोली व्हाट इज द रिएक्शन कर्व ऑफ ए फर्म। रिएक्शन कर्व बर्ट्रैंड मॉडल के अंदर वही प्राइसेस जो कंपटीटर्स की होती हैं उसके रिस्पॉन्स को शो कर रहा होता है। What does an isoprofit curve represent in a Bertrand model? It show the profit level for a firm different prices combination। यानी कि जो हमने आइसो प्रॉफिट स्टैकलबर्ग का पढ़ा है उसके अंदर क्वांटिटीज थी सेम प्रॉफिट्स के ऊपर, यहाँ पर क्या आ गई, प्राइसेस आ गई। इन द Bertrand मॉडल व्हाट हैपन व्हेन ए फर्म मूव्स अपवर्ड अप along its own reaction curve, यानी कि अगर आप अपवर्ड मूव होंगे in a Bertrand model what happen when the firm moves upward along, हाँ जी, अगर आप upward मूव हो रहे हैं रिएक्शन कर्व्स के साथ तो जो फर्म्स है उसका जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज होता रहेगा, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं और मार्केट का जो शेयर है वो आपका कम होता चला जा रहा है। अगर आप प्राइसेस को ज्यादा रखेंगे, दूसरे फर्म्स की प्राइसेस कम है, दूसरी फर्म्स की तरफ जो वो है कंज्यूमर है वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी प्रोडक्ट कम सेल होगी, तो प्रॉफिट आपका डिक्रीज हो जाएगा। व्हेन ए फर्म इन बर्ट्रैंड मॉडल शिफ्ट टू हायर आइसो प्रॉफिट, जब हायर आइसो प्रॉफिट होगा बर्ट्रैंड के अंदर तो यहाँ पर प्रॉफिट आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। स्टैगलबर्ग में हायर आइसो प्रॉफिट कम प्रॉफिट को शो करते हैं। इन बर्ट्रैंड मॉडल हाउ डज द शेप ऑफ रिएक्शन कर्व टिपिकली, रिएक्शन कर्व इधर पॉजिटिव स्लोप होता है और लीनियर होता है, और स्टेगलबर्ग का नेगेटिव होता है वो भी लीनियर ही है रिएक्शन कर्व। इन द बर्ट्रैंड मॉडल फर्म्स टिपिकली compete by setting prices, बर्ट्रैंड बेस्ड प्राइसेस होती हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बर्ट्रैंड एंड कॉर्नेट, ठीक है, ये सेम एमसीक्यूज ऊपर रिपीट हो चुका है। 660 द स्विजी किंग डिमांड कर्व मॉडल इज कॉमनली यूज्ड टू एनालाइज द बिहेवियर फर्म ओलिगोपोली, जो ये किंग मॉडल है ये ओलिगोपोली का मॉडल है। In the Sweezy King model, the demand curve facing an oligopolist firm, King Doria discontinues. The King demand curve is in the Sweezy model assume that revival firms will match price decrease but ignore prices increase। जैसे जब मैंने ये आपको पढ़ाया किंग मॉडल, हमने ये देखा कि अगर किंग मॉडल में अगर किंग मॉडल का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो किंग से ऊपर अगर प्राइस आप मूव करेंगे तो आप अपना लॉस करेंगे।
कोई फर्म आपको मैच नहीं करेगी। हाँ, अगर आप प्राइस को डिक्रीज करते हैं तो अदर फर्म्स भी डिक्रीज करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने डिक्रीज ना की तो जो जिस फर्म ने प्राइस डिक्रीज की है वो मार्केट को कैप्चर कर लेगी। अकॉर्डिंग टू स्वीजी किंग डिमांड कर मॉडल, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन व्हेन फर्म इंक्रीज अबव इट्स प्राइस अबव द किंग? तो क्या होगा? जो अकॉर्डिंग टू स्वीजी किंग डिमांड कर, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन व्हेन फर्म इंक्रीज इट्स प्राइस अबव द किंग? अगर वो किंग से अबव कर रहा है, फर्म रिवाइवल विल मैच रिवाइवल firm लोअर देयर राइवल फर्म विल लोअर देयर प्राइसेस कंज्यूमर। हाँ जी, अगर कोई फर्म्स किंग से ऊपर जाती है, ठीक हो गया, प्राइसेस को किंग से ऊपर ले जाती है, तो जो इसकी राइवल फर्म्स हैं वो अपनी प्राइसेस को क्या करेंगी? लोअर ही रखेंगी, वो उसको मैच नहीं करेंगी। तो इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। What does the demand curve model imply about price stability in oligopolistic market? Price tend to remain stable around the king point. हाँ जी, king point के ऊपर prices होती हैं। In the Swiss king demand curve, firm is assumed that compete aggressively to capture market share. Uh, in the Swiss king demand curve model, firms are assumed to cooperate and क्लूड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नहीं ऐसा नहीं होता। ऑपरेट है मोनोपोलिस्टिक, नहीं ऐसे भी नहीं है। ऑलवेज इंगेज इन प्रीडोटरी प्रोसेसिंग, नहीं, प्राइसेस वैसे नहीं होता। compete एग्रेसिवली, हाँ जी, compete एग्रेसिवली टू कैप्चर मार्केट शेयर के जो प्राइसेस हैं उस पर वो सेल कर रही हैं। अगर कोई दूसरी फॉर्म्स प्राइसेस को डिक्रीज करेगी तो ये भी डिक्रीज करेगी, क्योंकि ये एग्रेसिव रिस्पॉन्स देगी कि मैं भी मार्केट का जो शेयर है वो कैप्चर करूं। अगर प्राइस इंक्रीज करते हैं तो ये फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि इसे पता है कि मैंने मार्केट अगर इंक्रीज की तो मेरे मार्केट का जो शेयर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। द स्वीजी किंग डिमांड कार मॉडल इज क्रिटिसाइज फॉर इट्स लैक ऑफ रियलिज्म, यानी कि जहां पर ये किंग्ड बनता है वो कहता है इसका रियलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही इसकी कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन है कि ये किंग्ड किस पॉइंट पर बना और क्यों बना ये। इन द स्वीजी किंग डिमांड कर मॉडल, इफ फार्म्स लोअर इट्स प्राइस बिलो द किंग, बट हाँ जी, अगर वो लोअर करेगा तो दूसरी जो राइवल फर्म्स हैं वो भी लोअर करेंगी और प्राइस को मैच करेंगे। द स्वीजी किंग डिमांड कर्व मॉडल suggests that firm and oligopoly may experience a level price rigidity. What does mean? अच्छा, अब वो कहता है कि जो ये हमारे एक ओलिगोपोली के अंदर एक प्राइस रिजिडिटी आ जाती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फर्म्स जो है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, और वो हेजिटेट करते हैं कि जो मार्केट की जो प्राइसेस है उसको चेंज ना किया जाए, क्योंकि प्राइस प्राइस चेंज करने से क्या आता है? मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। बहुत सारी जो कॉस्ट्स हम डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी, मेन्यू कॉस्ट वगैरह, और प्रॉब्लम्स प्रोड्यूसर के लिए भी है, कंज्यूमर के लिए भी। तो वो जो सी ऑप्शन है, फर्म आर हेजिटेंट टू चेंज देयर प्राइसेस लीडिंग टू प्राइस टेबल, यानी कि एक प्राइसेस के ऊपर वो एक मुत्तफिक हो जाते हैं और उसी के ऊपर वो सेल करने को प्रेफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशन ऑफ द स्वीजी किंग डिमांड कर? अच्छा, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है? इट्स डज नॉट कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांडिंग, यानी कि अब आप जैसा कि हमने देखा दूसरी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से ही असल में ये चैंबेलियन जो मॉडल है उससे ही ड्राइव किया गया है, बट इसके अंदर जो ब्रांडिंग का और एडवर्टीजमेंट का जो फैक्टर है वो उन्होंने नेग्लेक्ट किया। द कॉर्नेट मॉडल डेवलप्ड इन 19th century is named after the फ्रेंच इकोनॉमिस्ट। तो ये बड़ा फेमस नेम है इसका, कॉर्नेट का, तो ये नाम से ही जाहिर है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अ, आज इस बार जो एमसीक्यूज बनाए गए थे वो बहुत ही ज्यादा सिंपल एमसीक्यूज थे, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं थी, जस्ट थ्योरीज को ही डिस्कस किया गया है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं थी, कोई ग्राफिकल कैलकुलेशन नहीं थी, तो इस वजह से मैंने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करता होता हूँ। अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।